विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुकेश, ये ईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ कर्पूरी ठाकुर भी आएंगे, विश्वनाथ प्रताप भी आएंगे, आरक्षण भी आएगा। ईबीसी जाएगा किधर? कि राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से समय समय पे आरक्षण, पिछड़े, उनको एम्पावर करने की परिभाषा बदलती रही है। आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं। एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग मैं फिर से बता दूं, थोड़ा उसमें परिमार्जन भी कर दूं। कांग्रेस और बीजेपी दो पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रही है जनसंघ के जमाने से ही। ये दोनों आरक्षण के पक्ष में कभी नहीं रहे। एक सिचुएशन ऐसी आई जब जनता परिवार का जन्म हुआ और पूरी राजनीति पिछड़ों के इर्द गिर्द होने लगी, तो एक अवेकनिंग आई लोगों में, पिछड़ों में, और उसके बाद ऐसा लगा कि वो एक बड़े फोर्स के तौर पे उभर रहे हैं। जिस 78-79 की गलती से जयराम रमेश 89 बोल गए हैं, 78-79 की बात है। 15 नवंबर 1978 को आरक्षण लागू किया कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने। वो 26% आरक्षण था, सबको मालूम है, उस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 15 नवंबर को यह लागू हुआ। 79 में वो चले गए। कैलाशपति मिश्रा उस समय जनसंघ के नेता थे, वित्त मंत्री। उनकी पार्टी ने इसका विरोध किया। वो सदन फेस नहीं कर पाए, लेकिन आपको मालूम हो कि जनता पार्टी में भी उनका विरोध हो गया। वो फैक्शन वहां भी बट गए। कांग्रेस, वो जिसके नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे, उन्होंने विरोध किया। कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिर गई। कांग्रेस उस समय विपक्ष में थी। 24 नवंबर, मेरे पास अखबार की कॉपी है, 24 नवंबर 1978 को, 15 नवंबर 1978 को यह लागू होता है। 24 नवंबर 1978 को इंदिरा गांधी पटना में संवाददाताओं से बात करते हुए कहती हैं कि इस आरक्षण से किसी को फायदा नहीं होगा, इससे समाज बटेगा। ये इंदिरा गांधी का बयान है कि मैं आरक्षण के हक में हूं, लेकिन जैसे ये किया गया, मुंगेरीलाल कमीशन की सिफारिश थी, उसके आधार पर यह आरक्षण दिया गया था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, जनसंघ ने विरोध किया। जब वीपी सिंह की सरकार थी, कांग्रेस इसके हक में नहीं थी। आपने कहा लटका के रखा बहुत दिन तक। बीजेपी ने इसका विरोध किया। बाद में धीरे धीरे जब गंगा में बहुत पानी बह गया, तो नरेंद्र मोदी भी पिछड़े के बेटा बनकर आए। उन्होंने ओबीसी कमीशन को दर्जा दे दिया संवैधानिक, बहुत बड़ा काम हो गया। उन्होंने पूरे अपने मंत्रियों को पूरे देश भर में घुमाया कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया जी हमें, तो पूरे देश में घूमेंगे, हम बताएंगे कि कैसे हमने पिछड़ों का विकास किया है, पिछड़ों को पार्टिसिपेशन दी है। तो पूरी राजनीति पिछड़ों के इर्द गिर्द होने लगी, लेकिन एक बड़ा वर्ग अगड़ों का था। उसका दबाव, उसका प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जो होता है, वो बहुत ज्यादा था। कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति बदली। कांग्रेस पार्टी पिछड़ों की तरफ आई। एक सी चेंज है कांग्रेस पार्टी के बिहेवियर में, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन में। राहुल गांधी ने इसको बदला कि भाई पिछड़ों की राजनीति करनी पड़ेगी। जातिगत जनगणना की बात उन्होंने की। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? ये जात पात में बांटने का पाप कर रही है कांग्रेस। लेकिन इसी पार्टी ने जातिगत जनगणना को ओके भी कर दिया। उसके पहले मोहन भागवत जी से एक लंबी चौड़ी मीटिंग भी हुई थी। प्रधानमंत्री के घर पर एक ही बार गए हैं, मुझे लगता है इसी बात के लिए गए होंगे, और वहां से भी लगता है कि ओके मिला कि ठीक है भाई आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जरूरी है कि पॉलिटिकल मैनूवरिंग होनी चाहिए। तो बीजेपी ने भी अपनी राजनीति करने का स्टाइल जो है वो बदला है, और कांग्रेस ने भी बदला है। और ये दरअसल ये जो, मैं तो पढ़कर नहीं सुना सकती कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह की भद्दी गालियां दी गई, सिर्फ इसलिए कि 26% रिजर्वेशन कर्पूरी ठाकुर ने लागू कर दिया था। आज ये जो जिस शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, ये बिहार भूल गया कि कर्पूरा छोड़ गद्दी दर उस तरह। ये बहुत बार रिपीट की जा चुकी है। उस समय एक ऐसा माहौल बनाया गया था, और जिस समय सामाजिक परिवेश ऐसा था कि पिछड़ों का वो बोलबाला नहीं था कि उनकी जितनी संख्या होगी वो उस हिसाब से उनको पार्टिसिपेशन मिले। और यही वो वक्त था, लेट 70s 80s। मैं सुकेश रंजन लिखता हूं, आपको मालूम है, नीतीश कुमार लिखते हैं, लालू प्रसाद लिखते हैं। तो जाति
नाम से जाति का बोध न हो, ये उसी समय आया है। ये अर्ली 80s और लेट 70s में ये हो रहा था। बाद में ये काम नीतीश कुमार ने करना शुरू किया क्योंकि उनको भी एक पॉलिटिकल नीचे क्रिएट करना था। लेकिन मैं बस बहुत छोटा सा कंक्लूड इस डिस्कशन को कर दीजिए। ये ईबीसी सबसे बड़े वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो 10 वादे ले आए, आज कर्पूरी ठाकुर का भी महिमागान हो गया, जेडीयू भी है, आरजेडी भी है। ये 36% कहां जाता दिखेगा? दोनों पिछड़े की राजनीति करते हैं। हाँ। और राजनीतिक माहौल है, वक्त है, पॉलिटिकल वेदर ऐसा है कि सब बात करेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ा वोट बैंक, चूंकि यादव वर्सेस ऑल हो जाया करता था, इसीलिए नीतीश कुमार ने बहुत टैक्टफुल्ली, क्लेवरली एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ किया था। नीतीश के और साथ उसके नेता ये देखिए, लोकसभा चुनाव में हाँ। जहां तहां ये वोट बैंक छिटका है। अच्छा। और नीतीश कुमार के राजनीतिक तौर पे तो नहीं, लेकिन जो उनकी हालत है और जिस तरीके की चर्चा है और जिस तरीके से उन्हें क्लियरली, आज हालांकि प्रधानमंत्री ने उस तरफ इशारा किया है, आज पूरे भाषण में 8 बार 9 बार उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया, तो उनको एक इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की है जिससे ये मैसेज ना जाए कि नीतीश कुमार नहीं भी हो सकते हैं, कोई रिप्लेस कर सकता है उनको। ये पिछड़े वोट बैंक का ही डर है। हाँ। जिसपे वो डिपेंडेंट है, नीतीश कुमार पे जिसके लिए वो डिपेंडेंट है, तो बार बार वहां पहुंचना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये पिछड़ा वोट बैंक बहुत जरूरी है और वहां तेजस्वी कुछ काम कर रहे हैं। क्या वो सक्सेसफुल होंगे? मुझे डाउट है अभी। क्या वो सक्सेसफुल होंगे? मुझे डाउट है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस पे बहुत काम किया है, लेकिन ये काम लोकसभा चुनाव और उसके पहले से आरजेडी ने करना शुरू कर दिया है। इन द लॉन्ग रन नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उस पे बीजेपी का कब्जा होगा या फिर आरजेडी उसमें से अपना पाई ले पाएगी, ये लड़ाई उसकी है।